Bismillahirrahmanirrahim, starting in the name of Allah, who is the most merciful, kind and grateful. Welcome my dear students, I am Waqas Ahmad and my subject is English. Dear students, I hope that you must be fine and doing well. जिस तरह आप लोगों को हमने पिछले लेक्चर में वाइट बोर्ड पर जो नज़र आ रही है इसकी एक्सप्लेनेशन और इसका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो हमने डिस्कस किया था। तो आज इसी लेक्चर के दौरान इंशाल्लाह हम इसी पोएम के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पैराफ्रेजिंग और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का गाइडलाइन देंगे। गाइडलाइंस रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के और पैराफ्रेज के तो पिछले कई पोएम्स को हमने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किए हैं कि पैराफ्रेज के रूल क्या है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की रूल क्या है, पैराफ्रेज में किन चीज़ों का ख्याल रखा जा सकता है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में किस अशिया को मद्देनज़र रखना चाहिए, उन सब को हमने एक्सप्लेन किया है। आज थोड़ा सा मैं उसको टच करके आगे जाऊंगा। पैराफ्रेज सबसे पहले यहाँ पर जो टाइटल है द रोड नॉट टेकन, दिस इज़ वेरी मैच्योर पोएम। मैच्योर पोएम से मुराद में रही कि ये मास्टर लेवल पर पढ़ाई जाती है और सिखाई जाती है। आप लोग खुशकिस्मत हो कि यहाँ पर आप लोग के सामने इस टॉपिक को, इस पोएम को इंक्लूड किया है। अजीज़ तलबा और तलबात, सबसे पहले The Road Not Taken, which is composed by Robert Frost, इसकी जो पैराफ्रेजिंग के हवाले से मैं ये बताऊंगा कि पैराफ्रेज में टेंस को तब्दील नहीं करना है, पैराफ्रेज में प्रोनाउन को तब्दील नहीं करना है, पैराफ्रेज में अगर ज़रूरी हो, आप लोग समझते हो तो अल्फाजों को चेंज करना चाहिए, पैराफ्रेज में लेंथ का ख्याल रखना चाहिए, अपने आप से किसी किस्म के लफ्ज़ की एडिशन की ज़रूरत और इजाज़त नहीं होती है। These were the things related to paraphrase or paraphrasing। तो आइए ज़रा देखते हैं, इस पोएम में तकरीबन 4 स्टेंजे हैं। स्टेंजा नंबर फर्स्ट में रीड करता हूँ और इसकी पैराफ्रेजिंग भी करता हूँ। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। इस स्टेंजे का पैराफ्रेज कुछ इस अंदाजे से मैं कर सकता हूँ। There was a diversion on a road in a forest where the poet was standing. The poet could go only on one of them. He can be the traveler of one path. He stood for a long time on the road and looked down on one of the roads to the place where it was bent in the bushes of the forest। इस पैराफ्रेज का मतलब ये है कि राइटर, पोइट, शायर ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर आगे 2 मुख्तलिफ रास्ते थे। राइटर ने एक रास्ते पर जाना था और वो थोड़ा सा कंफ्यूज था। ही वॉज अनेबल टू सेलेक्ट प्रायर विच रोड लीड्स टू विच एरिया और विच रोड शुड बी बेटर फॉर माई अराइवल और फॉर माई अप्रोचिंग टू दैट माई डिजायर्ड प्लेस। इस कश्मकश में थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसने सोच लिया और आगे सफर का इरादा वो कर रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा इज देन टुक द अदर जस्ट इज फेयर एंड हैविंग perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that passing there had warned them really about the same. इसकी पैराफ्रेजिंग ये है कि he finally after waiting for some times took path which was good
It was a better option for the poet. These paths were full of grass and were not used by many people for walking. After he walked on the path for some distance, he realized that both the paths had been worn out the same way. इस पैराफ्रेज का मतलब यह है कि शायर ने आखिरकार फैसला किया कि किस रोड के ऊपर जाना है, किस रोड के ऊपर मेरे सफ़र का मंजिल की रसाई है, मंजिल तक हमारा जो अप्रोच है वो है। उसने एक रास्ता चुन लिया और उसके ख्याल में वो अच्छा रास्ता था, जो हरी भरी घास वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उसकी हकीकत ये थी कि वहाँ पर ज़्यादा लोगों का गुजरान नहीं हो रहा था। That is why that was very strange. शायर ने आखिरकार जो वहाँ पर रसाई हासिल किया तो समझ में आया कि ये दोनों रोड ही एक ही जगह पर, एक ही सिचुएशनल या एक ही पॉइंट पर वो मिलते हैं। स्टेंजा नंबर 3 है कि इन बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले एंड लीव्स नो स्टेप had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. इसके पैराफ्रेज के हवाले से, both the paths were similar that morning, both had leaves on them and no one had walked on them. The poet wanted to walk on the other path for the other day. He did not know whether he would come to choose the second one in life. इस पैराफ्रेज का मतलब ये है कि शायर ने उस रोड्स का अंदाजा इस तरह लगाया कि उसके सामने उस सुबह दोनों रास्ते ही सेम एक जैसे नजर आ रहे थे, और एक जैसे का मतलब यह है कि दोनों पर पत्ते, दोनों पर दरख्त मौजूद थे, लेकिन वहां पर लोगों का गुजरान नहीं था, जो मैंने पहले स्टेंजे में भी जिक्र किया। और शायर चाहता था कि अभी चलो खैर है, मुझे तो पता नहीं है कि यह रास्ता कहाँ होगा, किस तरफ, और यह रास्ता, इस रास्ते पर सफर का सुकून ज्यादा होगा या इस रास्ते पर, लेकिन कहता है कि मैं इसी रास्ते को सेलेक्ट करता हूं और बाद में इस रास्ते के ऊपर जाकर अपने मंजिल तक रसाई करूंगा। और कहता भी है आखिर के स्टेंजे के आखिर में कि पता नहीं वो वक्त कब आएगा, पता नहीं वो वक्त कब आएगा। अपने इस परेशान हालत में थोड़ा सा सोचता है कि मैं किस कश्मकश में मौजूद हूं। लास्ट स्टेंजा है फॉर पैराफ्रेजिंग, आई शैल बी टेलिंग दिस विद sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. क्या लिखा है? The poet will say with deep sigh in future to the descendant that in his life once he reached in such a place on a road in a forest where it was diverted, and he chose the one path which was used very little by people, and when he walked ahead on the chosen path, and that made his life. शायर ने राइटर की ज़बान पर ये बात हमारे सामने रखी है कि मैं इंतहाई अफसुर्दगी में लोगों को ये बताऊंगा कि मैंने उस दोनों रोड्स को किस तरह जज किया। मैंने इन दोनों रोड्स का जजमेंट इस तरह अंदाजे से लगा लिया, जजमेंट किया कि मैंने सोचा कि यह रास्ता मेरे लिए अच्छा इसलिए होगा कि यहां पर ज्यादा लोगों का गुजरान नहीं होगा। और क्या है लास्ट में है कि जहां पर ज्यादा लोगों का गुजरान नहीं है, ही वॉक्ड अहेड ऑन द चोजन पाथ एंड दैट मेड हिज लाइफ। और आखिरकार
उन्होंने जो रास्ता चुना था उसी पर उन्होंने सफ़र मुकम्मल किया। दैट वाज ऑल अबाउट पैराफ्रेज ऑफ द पोएम। अभी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के हवाले से हम कुछ डिस्कस करते हैं कि उसकी क्या किस तरह एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के हवाले से द स्टूडेंट्स बी रिमेंबर कि 3 चीज़ें इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने मेंशन इसलिए नहीं किया है क्योंकि हम इसको बार बार रिपीट करते आ रहे हैं, और इसके लिए ये है कि सबसे पहले रेफरेंस का लिखना ज़रूरी है। रेफरेंस में 2 चीज़ें मेंशन करनी है। नंबर फर्स्ट इज नेम ऑफ द पोइट, नंबर सेकंड नेम ऑफ द पोम, किसने लिखी है और इसका टाइटल क्या है। 2 चीज़ें रेफरेंस में इंतहाई ज़रूरी होती है, और इन दोनों के एक मार्क्स भी है। फिर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में सेंट्रल आइडिया, जो मरकजी ख्याल या थीम जिसको कहा जाता है, वो लिखना है। और एक्सप्लेनेशन में जो तीसरा स्टेप है वो स्टेंजे के अंदर आपको जो कुछ भी महसूस हो रहा हो उसी का इजहार करना चाहिए। तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए कौन से 3 स्टेप्स? रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। दीज 3 थिंग्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड। तो आइए जरा देखते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरह हम कर सकते हैं। 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down as far as I could to where it bent in the undergrowth. तो रेफरेंस में आएगा कि this stanza is taken from The Road Not Taken, which is composed by Robert Frost. Clear? कंटेक्स्ट में क्या लिखना है? कंटेक्स्ट में ये लिखना है choices for the future और decisions for the future, और यू इस तरह भी आ सकता है कि unexperienced things selection, जो हमने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया है उसी के सिलेक्शन के हवाले से, और जो हमने ऑब्जर्व नहीं किया है तो उसी का सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। That is why the road not taken है। एक्सप्लेनेशन में क्या है? एक्सप्लेनेशन में यह है कि राइटर रीचेस टू अ पोजीशन वेयर ही फेसेस 2 different roads for his destination. He is confused which road leads to his destination properly. He stands for a while and he thinks which will be the best one. He looks down to the road and thinks for a while, for a long time, and he looks to the road map where it goes and where it finishes. So writer is wandering in this condition. ये मैंने अपनी तरफ से स्टेंजे का एक्सप्लेनेशन किया। इसका मतलब ये है कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और पैराफ्रेज में फ़र्क ये है कि पैराफ्रेज में उसका ट्रांसलेशन फॉर्म है, जबकि एक्सप्लेनेशन में जितना आप समझते हो उसको ज़रा खींचो, उसको ज़रा एक्सटेंड करो। तो इसी तरीके से हर स्टेंजे का एक्सप्लेनेटरी फॉर्म यू विल गेट। सेकेंड स्टेंजा क्या है? दे लुक द अदर जस्ट इज फेयर and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Reference the same लिखना है। This stanza has been taken from the poem The Road Not Taken, which is composed by Robert Frost. Context, you can say choices or decisions for the future, or unexperienced things decision, or decisions of the unexperienced things. In this stanza the poet says that after that road I looked to the other road which looked the same as the first one, because it had also grass on both sides and it was very attractive, and the road was as that one. तो ये रोड भी उसी तरीके से ही था। And then I selected
और जो मैंने सेलेक्ट किया इस बुनियाद पर कि यहां पर ज्यादा लोगों का गुजरान नहीं हुआ था। तो इस किस्म की सोच ने शायर को थोड़ा सा मजबूर करके द रोड नॉट टेकन का टाइटल भी दिया है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, इफ यू रिमेंबर। स्टैंजा नंबर 3, and both that morning equally lay and leaves no step had trodden black. Oh, I kept the fast for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Reference will be the same. This stanza has been taken from the poem The Road Not Taken, which is composed by Robert Frost. Context is experiences of unexperienced things, you can say. Our choices, our next theme is decisions to be made. In this poem, a writer says कि मैंने उस सुबह दोनों को बराबरी से देखा. I have observed the both roads equally, and I said that this road will be destined, or this road will be covered by me today, while the other road will be covered or will be seen by me, will be traveled by me on the other day. But he also thinks that when will be the other day. और जब आखिर में वो पहुंचता है, वो देखता है कि अच्छा ये दोनों तो सेम ही रास्ते हैं, सिर्फ ये किस्म के इस तरह गोल चक्कर, दिस इज अ रोड, फिर यहाँ पर इस तरह रास्ता है, फिर इस तरह रास्ता है, लेकिन पता नहीं चलता क्या है, आखिरकार ये दोनों ही एक पॉइंट पर मिलते हैं. राइटर थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, इसीलिए ही वाज अनेबल टू डिसाइड प्रॉपरली. लास्ट स्टैंजा, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंजा, it is said, I shall be telling this with sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Reference will be the same. This stanza has been taken from the poem The Road Not Taken, which is composed by the poet Robert Frost. Theme will be choices or indecisions. Explanation will be, in these lines or in this stanza, the poet says that I will tell my colleagues, my listeners, my readers, in very deep sorrowness or in a deep grief, that road, those two roads were diverged with each other in a wood, in a jungle, in a forest, and I was unable to decide which one will be the best. Then I finally decided that the road which was used in less or by less people. So I decided and I selected that very road, and I traveled on that road. Finally, at last, I came to know that these both roads were the same. लेकिन आखिर में ये भी फरमाते हैं कि मैंने जिस रोड पर सफ़र किया वो ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल शुद्ध रास्ता नहीं था. ये पहले और इस रोड में फ़र्क है. मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने द रोड नॉट टेकन के पैराफ्रेज और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के हवाले से थोड़ा सा अपने लिए रोड में बनाया हुआ हो. याद रखिए कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, ये जो टीचर या जो हमने पिछले लेक्चर में समझाने की कोशिश किया था उसी के हवाले से, उसी के मुताबिक you can go for the explanation. थैंक्स. जहां पर भी हो खुश रहो, अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.